morning, good afternoon, and good evening, dear students. Whenever you are seeing this video, here once again, Professor Sagar Waghela from JK Classes. Today, we are going to start with another interesting topic revision. That is, we are going to start with cash flow statements. हम लोग cash flow statements से शुरू करेंगे. ये भी टॉपिक में बच्चों प्रैक्टिकलिटी और थियोरी का कॉम्बो है. दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें. छोटे छोटे बेसिक लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दे लेट यू नो that they want you to classify certain items in your finance category, in your investing category, in your operational category. ऐसा आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन. तो ये तो था जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. चलिए बच्चों शुरू करेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में. व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? सबसे पहले कैश मतलब क्या सर? जब मैं यहाँ पे कैश बोलता हूँ मेरे बच्चों, तभी आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, but we are also talking about other elements which are equivalent to money's worth. सर मतलब बैंक बैलेंस भी आ गया इसमें. डेफिनेटली बैंक बैलेंस भी आ गया इसमें. बैंक बैलेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व. एंड आफ्टर दैट फ्लो मतलब क्या सर? फ्लो मतलब चेंज. चेंज मतलब या तो पैसा आ सकता है या तो पैसा जा सकता है. सिंपल. इनफ्लो हो सकता है मतलब पैसा बढ़ रहा. आउटफ्लो हो सकता है मतलब पैसा कम हो सकता है. स्टेटमेंट मतलब कुछ नहीं है सर, एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है विच वी कीप इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. मतलब रिकॉर्डिंग फ्यूचर रेफरेंस के लिए. अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना मेरे बच्चों, ये ना तो कैश के करंट पोजीशन को रिकॉर्ड करता है, ना तो कैश के प्रीवियस पोजीशन को रिकॉर्ड करता है. ये कैश के फ्लोज को रिकॉर्ड करता है कि बाबा कितना पैसा कहां से आ रहा है, कितना पैसा कहां पे जा रहा है. सर लेकिन हम लोग ये तो कैश बुक के थ्रू कर सकते हैं. बच्चों कैश बुक में हम लोग बाइफरकेशन थोड़ी करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे फाइनेंस से रिलेटेड कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. वो हम लोग बाइफरकेशन नहीं कर सकते मेरे बच्चों. जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म रिपोर्टिंग टूल है अपने लिए, बराबर. लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म रिपोर्टिंग टूल है मेरे बच्चों, ये सारे एलिमेंट्स को 3 भाग में डिवाइड कर देता है. अकॉर्डिंग टू AS3. AS3 क्या बोलता है अपने को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये सारे हमारे बिजनेस एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में बांट देता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहाँ पे जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट, तभी कैश इक्विवेलेंट में बच्चों सब कुछ आ जाता है, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं आएगा. बाकी जितने भी प्रकार के आपके हाईली लिक्विड एसेट है ना, जिनको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं मेरे दोस्तों. अभी अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर रिकॉर्ड क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, मूवमेंट रिकॉर्ड होता है. सर किस चीज का मूवमेंट? कैश और कैश इक्विवेलेंट. कैश और कैश. कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? जस्ट अभी हमने सुना सर, कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा, बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा, एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे जिनको इमीडिएट इफेक्ट हम लोग सेल ऑफ कर सकते हैं. मार्केट में तुरंत लिक्विडिटी अवेलेबल है तो तुरंत बेच सकते हैं. अब उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट मेरे बच्चों. अब ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म? बिकॉज दिस रिकॉर्ड्स द करंट इनफ्लो आउटफ्लो ना, बस. और तो कुछ नहीं. आगे का क्या होने वाला है वो नहीं बताएगा मेरे बच्चों. इसके लिए शॉर्ट टर्म एनालिसिस टूल भी इसको हम लोग बोलते हैं. अभी क्या रिकॉर्ड करना क्या होता है सर इसमें? व्हाट टू रिकॉर्ड. व्हाट टू रिकॉर्ड अगर समझिए, चलिए एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है. अगर 1419 को हमारा कैश बैलेंस है 2 लाख, यहाँ पे देखिए एक्स डाल के रखा है. पहले मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2020 को 2.5 लाख हो गया. तो सर हम लोग कैश फ्लो में क्या रिकॉर्ड करेंगे? 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, यहाँ पे एक्स डाला हुआ है. और 2.5 लाख रुपया रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर. तो जो मूवमेंट है ना दोनों के बीच में मेरे दोस्तों, मूवमेंट कितने का है? तो 50,000 का जो मूवमेंट है उसको हम लोग इनफ्लो बोल के कैश में इंक्रीज कर देंगे. बाबा पैसा आया है. सेकेंडली ऐसे ही बैंक बैलेंस का सेम. पहले 4 लाख बैलेंस था ओपनिंग डेट पे, बाद में 5 लाख हो गया क्लोजिंग डेट पे. तो यहाँ पे मूवमेंट कितने का? सर इनफ्लो दिख रहा है मुझे तो 1 लाख रुपए का. एब्सोल्युटली राइट, 1 लाख रुपए का इनफ्लो है. वही बता देंगे हम लोग. टोटल इनफ्लो हमारा कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 1 लाख कम्स टू 1.5 लाख का टोटल इनफ्लो. ये टोटल ही बताना है कि बाबा साल के एंड में कितना बचा है. समझ में बच्चों? मेरा ओपनिंग इतना था, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बहुत सारे पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो गया. फाइनली कितना बैलेंस बचा है वो अपने को दिखाता है कैश फ्लो
स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने भाग सर? अभी तक तो आपने 4 बार बोल दिया, अब ये 5वें बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टेक्निकली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सबसे पहला है अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या बच्चों? आपका कोर एक्टिविटी, जिससे आपका धंधा चलता है। कोर एक्टिविटी मतलब क्या? योर प्रिंसिपल एक्टिविटी विच जनरेट्स योर इनकम। मतलब सर आप अगर बच्चों मशीनरी सेलिंग में है तो सेल्स ऑफ मशीनरी इज योर ऑपरेशनल एक्टिविटी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर दैट पर्टिकुलर मशीनरी इज योर ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो है उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी। इसमें सब कुछ आ गया मेरे बच्चों, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ सर्विसेज, सब कुछ आ गया यहाँ पे। सेकंड जो कैटेगरी है मेरे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्ट करना कहीं पे। शॉर्ट एंड स्वीट एकदम आपको एक्सप्लेन करूं तो कोई भी आपने लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदा, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा, कोई भी एसेट बेचा, विल कम टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब सर परचेज, acquiring, disposal, sales of any kind of long term asset is called as your investing activity। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में सब कुछ आ गया, एसेट्स आ गए, इन्वेस्टमेंट्स भी आ गए। किसी प्रकार का भी एसेट ले लो आप लोग, लेट इट बी अ मशीनरी, लेट इट बी अ फर्नीचर, कोई भी प्रकार का एसेट बोला मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने वाला है मेरे दोस्तों। थर्ड कैटेगरी इज टर्म्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। व्हाट डज दिस फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है मेरे बच्चों, आपके कैपिटल कॉम्पोजिशन में जो भी बदलाव लेके आते हैं, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो, उसको हम बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर एग्जांपल, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोक्यूरिंग बैंक लोन, हाँ, फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, किसी भी प्रकार का रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा अगर कैश आ रहा है, जा रहा है थ्रू दीज एक्टिविटीज। तो क्या बोला सर आपने? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है मेरे दोस्तों? द एक्टिविटी विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। अभी यहाँ पे सब कुछ आ गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे हमारे बोरोड फंड्स भी आ गए। हाँ, बोरोड फंड से भी तो फाइनेंसिंग हो सकता है ना, बराबर के नहीं? डिबेंचर इशू किए आपने, लोन लिया, वो भी आ जाएगा मेरे दोस्तों, डेफिनेटली यस। अभी इसके बाद में बहुत ही एक फनी कैटेगरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कैटेगरी आता किसी में भी नहीं है, तीनों में से किसी में भी नहीं आता है, ना तो ऑपरेशनल है, ना तो फाइनेंस है, ना तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन हम लोग इसको एड अप कर देते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी के एंड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोल के। सर एग्जाम्पल क्या? अरे बाबा किसी पे केस वेस कर दिया हमने, लॉटरी लग गया अपने को, भूकंप आ गया, हाँ, लॉस हो गया अपना। लॉटरी लगने से जो पैसा है उसको ऑपरेशनल तो बोल नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट भी बोल नहीं सकते, फाइनेंसिंग वो है नहीं। कॉम्पनसेशन मिला आपको अर्थक्वेक वर्थक्वेक में लॉस होने की वजह से, या तो अगर किसी प्रकार का लॉस सूट क्लेम चल रहा है वहां पे आपका कुछ पैसा चले गया या आ गया, मिल गया पैसा। इन सारे एलिमेंट्स को देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लॉस सूट का क्लेम, लॉस बाय अर्थक्वेक, फायर, एनीथिंग, compensation received or paid, received or paid, और फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, लॉटरी एक्सेट्रा, ये सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो बच्चों इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना, that it helps the organization like anything। कैश बुक will not even compare with this कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों सर? क्योंकि बच्चों कैश बुक में आप सब कुछ मिक्सअप कर देते हैं, हर एक एलिमेंट को, जितना पैसा है सब रिसीट्स है, जितना पैसा गया सब पेमेंट्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बाइफरकेशन, पब्लिक को देख के तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा कंपनी फाइनेंसिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है, कंपनी इन्वेस्टिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है, जबकि कंपनी को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए ऑपरेशनल एक्टिविटी में। तो यहाँ पे एक्टिविटी वाइज आपको पता चल जाएगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे बच्चों मेथड्स की तरफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथोडोलॉजीज क्या क्या है? तो 2 प्रकार के मेथड्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के मेथड्स है। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड सुनो ध्यान से, दोनों मेथड सेम है। द ओनली डिफरेंस इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। कि बाबा कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, सिर्फ उसमें ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन योर ऑपरेशन, इन योर इन्वेस्टिंग, इन योर फाइनेंस, यही 3 बनाएंगे कि बाबा हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं,
तो हमारे पास ऑपरेशनल एक्टिविटी में से इतना इतना पैसा आया, हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से इतना इतना पैसा गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज लाइक 99.99% तो हमेशा आउटफ्लो ही रहेगा। क्यों सर? यहाँ पे एसेट वैसेट खरीदने का ही ज्यादा ट्रांजैक्शन आता है बच्चों, सेल्स थोड़ा कम होता है एसेट्स का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% यही चांस है, लेकिन यस 99% चांस तो यही है कि इन्वेस्टमेंट में मोर और लेस नेगेटिव में फिगर आ जाए, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा होता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। इन तीनों एक्टिविटीज को हम लोग एडअप करके हमारा कितना कैश का मूवमेंट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है क्या आउटफ्लो हो रहा है, टोटल कैश का, बराबर, वो पता चल जाएगा अपने को। इसमें हम सिंपल सा कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, इसमें सिर्फ ओपनिंग ऐड कर देना है आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फाइनली जो आपको अमाउंट आने वाला है वो है आपका क्लोजिंग बैलेंस। राइट है ना? इतना पैसा स्टार्टिंग में था, इतना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो ऐड लेस करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सिर्फ एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं बच्चों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक तो ठीक से शुरू भी नहीं किया हमने टॉपिक। देखो यहाँ पे मोड्स ऑफ प्रिपरेशन अभी तक तो देखा भी नहीं हमने मोड्स क्या है, लेकिन ध्यान देना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके मेरे बच्चों। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड म्हणजे काय सर? डायरेक्ट मेथड में सबसे पहली बात तो हम लोग जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उनको डायरेक्ट इग्नोर ही करें। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उनको तो इंक्लूड भी नहीं करना अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ से गया, सिर्फ इतना ही देखना है। सारे के सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन हम लोग या तो इग्नोर कर देंगे, और या तो गलती से अगर इंक्लूड कर लिया खर्चे में, गलती से इंक्लूड कर लिया इनकम में, तो उसको निकालो। क्यों? अभी तक कैश का इनफ्लो हुआ नहीं है ना, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे बच्चों, फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं। हाँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट तो वर्किंग कैपिटल के बारे में हमको बताएगा। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? कैश के फ्लो के बारे में, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। डायरेक्ट मेथड सर किसके बारे में बताता है? डायरेक्ट मेथड में हमारा जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसका फॉर्मेट एक बार बताऊंगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का सिर्फ एक छोटा सा आपको जेस्ट दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, सुनना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, वी स्टार्ट विद द बुक प्रॉफिट। हम लोग हमारे बुक प्रॉफिट में से शुरू करेंगे। ये बुक प्रॉफिट के अंदर ना ऐसे भी एक्टिविटीज है जिसमें कैश फ्लो नहीं। मतलब सर अभी डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, हाँ, किसी प्रकार का प्रोविजन क्रिएट करके, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया, प्रपोज डिविडेंड का प्रपोजल सिर्फ करके रखा, तो ये सब कैश एक्टिविटी थोड़ी है। पैसा कहाँ बाहर गया? नहीं गया अभी तक, नॉन कैश एक्टिविटी मेरे बच्चे। इन सारे एक्टिविटीज को रिवर्स करके हमको कैश प्रॉफिट तक पहुंचना है। आपके लिए, मेरे लिए ले मैन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले कंसेप्ट पकड़ेंगे बाद में ही हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सुनिए ना, सबसे पहले तो हमको बुक प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट तक आना। बुक प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट तक कैसे आएंगे? जितने भी नॉन कैश एलिमेंट्स है ना उनको सबको हटाओ। और अगर आप ऑपरेशनल एक्टिविटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जितने नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। सर जैसे सर एक बता दो ना नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी हमको भी प्लीज सर। अरे बाबा कितने सारे, एक नहीं कितने सारे नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से। अगर समझो कि एसेट वैसेट बेच के कुछ प्रॉफिट लॉस आया है, तो प्रॉफिट लॉस थोड़ी ऑपरेशन से आया है। क्या तेरा धंधा है एसेट बेचना? नहीं सर, लेकिन तूने वो प्रॉफिट को ऐड करके रखा है तेरे नेट प्रॉफिट में, जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए गलत है। तो उस प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा विच इज एप्लीकेबल टू योर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? देखिए आगे, ब्रिलियंस है आगे, तो ब्रिलियंस ये टॉपिक ही मस्त है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली कंसिडर्स इंक्लूड्स कैश ट्रांजैक्शंस, बात तो सही है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या कर देंगे? या तो इग्नोर करेंगे, या तो अगर गलती से पहले इफेक्ट दे दिया है तो अभी हम लोग इफेक्ट को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। जो भी दोनों में से कैसे हम लोग वो कर लेंगे। अब बात करेंगे पहले मेथोडोलॉजी के बारे में। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में द फर्स्ट मेथोडोलॉजी विच इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड। बड़ा प्यारा मेथड है बच्चों। डायरेक्ट मेथड क्या है? यहाँ पे तो जितने भी कैश रिसीट्स है और कैश पेमेंट्स है, कि जब मैं बच्चों सुन 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 जब मैं बच्चों कैश बोलता हूं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैश। मैं इस पूरे टॉपिक में कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, डिमांड ड्राफ्ट भी आ गया, चेक भी आ गया, सब कुछ आ गया मेरे दोस्तों। हाँ, डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली जितना भी हमारा
कैश रिसीट से जितना भी हमारा कैश पेमेंट है डायरेक्ट उसको रिकॉर्ड करने हैं सीधा। मतलब सर 3 एक्टिविटी, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस। सर आप इनको हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, ऑपरेशन बोल दो, ऐसा नहीं है ना। सबसे पहला एक्टिविटी ऑपरेशन, फिर इन्वेस्टिंग, फिर पैसा कहाँ से आया बाबा, फाइनेंस से आया ना, बराबर। तो हम लोग ऐसे ही नंबरिंग में रिमेंबर करेंगे। ये भी पूछ सकते हैं वो लोग अपने को। यहाँ पे भी एक मस्त क्वेश्चन सेट हो सकता है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ये डायरेक्ट मेथड का सर एक बार फॉर्मेट तो बता दीजिए ना, तो हमको मालूम। नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज दिस ओनली। फॉर्मेट ही चेक करने वाले मेरे दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ अवर डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला एक्टिविटी, द फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी, इसको प्यार से OA भी बुलाते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म। अब ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या हो सकता है? जिसमें से पैसा आए। सर कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, पैसा आ रहा है। कैश पेड टू सप्लायर, पैसा जा रहा है। ये आपको बताएगा कि कितना कैश जनरेट हुआ है आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी से। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे मिसलेनियस एक्टिविटी हो सकते हैं आपके ऑपरेशंस के, तो हम लोग उनको भी एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, इनकम को ऐड कर देंगे, और अब आएगा वो होगा टोटल कैश जनरेटेड बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को सेटल करना है। अगर एडिशन में है, कोई पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिडक्शन, बाबा लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर, या तो अर्थक्वेक आ गया लॉस हो गया, या तो किसी ने सूट फाइल क्लेम कर दिया अपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको सेटल करने के बाद में आपका आ जाएगा कैश फ्लोज बिफोर टैक्सेशन। टैक्स भरने के बाद में आपका एक्चुअल नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी, इसको ए आइटम बोलते हैं हम लोग। टैक्स माइनस करना है अपने को, ये होना चाहिए मेरे बच्चों टैक्स पेड, बराबर। इस साल आपने कितना टैक्स पे किया उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर, टैक्स पेड, समझा। आगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टिंग मतलब क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि कहां से हम लोग पैसा फिक्स्ड एसेट से ला रहे हैं और कहां पे पैसा जा रहा है। सर ला रहे हैं कैसे हो सकता? सेल से मेरे दोस्तों, सेल्स। ये सारा देखो, सेल ऑफ लैंड पैसा आएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग पैसा आएगा, सेल ऑफ एनी अदर एसेट पैसा आएगा। हाँ, फिर पैसा जाएगा कैसे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, देखो ब्रैकेट डाल के रखा है यहाँ पे मैंने, पैसा जाने के लिए। हाँ, नेगेटिव आइटम है ना कैश फ्लो के लिए। तो परचेज ऑफ लैंड पैसा जा रहा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग पैसा जा रहा है, परचेज ऑफ एनी अदर एसेट। सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो, अरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का नाम ही क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, कैश विल गो आउट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कैश विल कम इन। यस, इसका प्रॉफिट लॉस अगर गलती से आपने आपके पीएनएल में डाल दिया है तो पीएनएल में से निकालना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड में। यहाँ पे तो डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो कुछ दिया ही नहीं रहेगा, सीधा कैलकुलेट करो खुद से। प्रॉफिट लॉस दिया मतलब इनडायरेक्ट मेथड से हमको करना है, हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, पहले तो डायरेक्ट मेथड शांति से हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में सर इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हाँ, अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसमें से जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो भी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, उससे आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना पैसा आया कितना गया आपके पास से, ये एक्टिविटी बी है। अब लास्ट एंड द फाइनल एक्टिविटी विच इज कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कैसे हो सकता है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ बैंक लोन, ये सब चीज से पैसा आ सकता है, इनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ, क्या क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब से पैसा आएगा। और अगर रिडीम कर रहे हैं अब शेयर्स, डिबेंचर्स, हाँ, बाकी किसी प्रकार का सिक्योरिटी रिडीम अगर आप लोग कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप प्रोक्यूर कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। लोन लिया, ऑब्टेनिंग बैंक लोन, हाँ बरोबर। बैंक लोन बोलो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोल दो ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद में बैंक लोन अगर पे ऑफ कर रहे तो पैसा जाएगा।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेड ऑफ। हाँ सर समझा। फिर अगर समझिए कि आपको डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, पे कर रहे हैं आप लोग डिविडेंड या इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे हमारा नॉर्मल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। फिर ये डीडीटी इज एन आउटडेटेड कंसेप्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन अगर आया क्वेश्चन में पूछ लिया, अगर यहाँ पे डाल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको डाल देना मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे, इंटरिम डिविडेंड पेड भी आपका डिविडेंड पेड ही है। आप लोग अगर नजर डालेंगे बच्चों तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के देखे स्टार मार्क करके रखा है। आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी स्पेशल, जिसके ऊपर 95% एंड अबाउ चांस है क्वेश्चन आने का। क्या डिस्कस करना है सर, सुनिए ना। दो प्रकार के धंधे होते हैं मेरे बच्चों। हाँ, इंटरेस्ट और डिविडेंड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोर देन 95% चांस इस पे क्वेश्चन आने का। कंसेप्ट सिर्फ 10 मिनट का, बराबर। सुनिएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का ट्रीटमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंटरेस्ट का। तो दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, एक है अपना नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है या तो सर्विस प्रोवाइडर है किसी प्रकार का, बस और कुछ नहीं। और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, आपको बोला रहेगा क्वेश्चन में। हाँ, XYZ इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ले लो ना, बैंक ले लो, किसी प्रकार का दूसरा फाइनेंशियल कंपनी ले लो, फाइनेंस में चले जाएगा। अब इनके दो अलग अलग कंसेप्ट है जिस पे बात करना है। पहला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमारे नॉन फाइनेंशियल कंपनी में तो इंटरेस्ट पेड अगर है, इंटरेस्ट पेड, तो हमने किस पे इंटरेस्ट पे किया रहेगा सर, बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे किया रहेगा। बैंक लोन से तो सर फाइनेंस पैसा आया और उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बच्चों, पैसा बाहर जा रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अगर आपको समझो इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है बाबा, दूसरे किसी के कोई इन्वेस्टमेंट्स में आपका हिस्सा है और आपको उस पे इनकम मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में चले जाएगा, पैसा आएगा ना मेरे दोस्त। देखिए ना यहाँ पे पैसा जा रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टिंग अगर रिसीव्ड है इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है ऐसा बताना है मेरे दोस्तों। ये आपका धंधा नहीं, ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है आपका। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या तो रिसीव कर रहे हैं, दोनों ही केस में इट इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी एज गिवन इन द मॉड्यूल। हाँ बच्चों, दोनों ही केस में वो अपना क्या है, धंधा ही है बाबा। हाँ, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंटरेस्ट लेना देना ही अपना धंधा है, हम लोग इसमें ही डील करते हैं फाइनेंस में। तो इंटरेस्ट आया तो भी ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट पे किया तो भी ऑपरेटिंग। अगर जा रहा है तो माइनस करेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी में, और अगर आ रहा है इंटरेस्ट, पैसा मिल रहा है अपने को, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। बच्चा पार्टी समझा? सुपर। नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड बच्चों ये तो शेयर से रिलेटेड है, अपने को सबको मालूम है। हाँ सर, अभी अगर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, नॉन फाइनेंशियल, और आपने किसी दूसरे के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, तो बताइए दोस्तों आपको डिविडेंड मिलेगा क्या, आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा क्या सर? इतने भी भोले नहीं ना सर, हमको समझ में आ गया सर के इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड रिसीव हुआ है तो अपने को इन्वेस्टमेंट पे मिला रहेगा, हमने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा तभी तो डिविडेंड मिल रहा है अपने को। तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए सर, पैसा आ रहा है। और अगर आप किसी को डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपके शेयर कैपिटल के ऊपर पे ऑफ हो रहा है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आपने फाइनेंस में शेयर रेस किए रहेंगे, बराबर, शेयर कैपिटल रेस किया रहेगा और उसके ऊपर क्या पे करना पड़ रहा है आपको, हाँ डिविडेंड पे करना पड़ा, बात खत्म। क्या रेस किया, शेयर कैपिटल रेस्ड, RAISE, रेस। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा ट्वीक हो जाएगा है, आप एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, नो डाउट आप डिविडेंड, आप फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन रहो, आप नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रहो, डिविडेंड पे कर रहे हैं, किसको पे करेंगे, आपके शेयर होल्डर को। आपके शेयर होल्डर आपके लिए प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के हिसाब से वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी टू पे डिविडेंड, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ बिजनेस। आपके शेयर होल्डर को पैसा दे रहे, हाँ फाइनेंस। लेकिन अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में
तो आपका धंधा है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशनल एक्टिविटी। अरे बाबा मिल रहा है ना डिविडेंड, तो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। हाँ सर इन्वेस्टमेंट, अरे लेकिन इन्वेस्ट करना ही तेरा धंधा है, योर बिजनेस इज टू इन्वेस्ट, तो कहां पे डाल देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी विल पुट इट टू अवर ऑपरेशनल एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज इट इज अवर ऑपरेशंस टू इन्वेस्ट। समझा के नहीं? अरे कहीं पे इन्वेस्ट करना ही अपना क्या है, ऑपरेशन है, इसके लिए ऑपरेशनल एक्टिविटी में चले जाएगा। हाँ, अब बात करेंगे मेरे बच्चों टैक्सेस का। क्या दिया हुआ है देखिए, टैक्सेस इज ऑलवेज टेकन इन द ऑपरेशनल एक्टिविटी, माइनस कर देंगे हम लोग। अगर समझिए कि स्पेशली किसी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे हुआ है तो हम लोग उसको वहां पे डाल देंगे, नहीं तो टैक्सेस ऑलवेज, हाँ टैक्सेस विल ऑलवेज कम टू योर ऑपरेशनल एक्टिविटी। अभी कोई सामान आप खरीद रहे, समझिए कि सामान आपको पड़ रहा है 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए सामान मतलब कोई एसेट ही खरीद रहे, चलो एसेट खरीदा, उस पे 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, वो 1 लाख पूरा आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है और नेट नेट अमाउंट कितना, ये नहीं कैलकुलेट करना। लेकिन हाँ बिजनेस पे अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में लास्ट में माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों। कैश जनरेटेड में से क्या माइनस करेंगे? टैक्सेस। तो अपने को नेट कैश फ्लोज मिलेगा, पहले कैश जनरेट करो फिर उस पे टैक्स पे करना है अपने। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? एकदम ही इजी है। अगर टैक्सेस जनरली दिए हमेशा ऑपरेशनल एक्टिविटी, लेकिन हाँ अगर इनडायरेक्टली टैक्स पे हुआ है किसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लेके या किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को लेके, तो भाई हम लोग को उस पर्टिकुलर सेगमेंट में डालना पड़ेगा टैक्सेस। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? सो दिस वाज द जस्ट अबाउट द इंपॉर्टेंट आइटम दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। तो बच्चों क्या बातचीत हो गया अपना? सर कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन देखा, AS3 एप्लीकेबल है देखा, उसके बाद में हम लोग ने 3 कैटेगरी देखे सर, एक्टिविटीज के ऑपरेशन देखा, फिर देखा हमने इन्वेस्टिंग, फिर देखा फाइनेंसिंग, फिर मेथोडोलॉजी देखे, मेथड में डायरेक्ट मेथड देखा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देखा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट भी देखा हम लोग। यस सर देखा। इसके बाद में क्या देखा सर? फॉर्मेट के बाद में वी स्पोक अबाउट द कैश जनरेशन। कैश कहाँ से जनरेट होता है? पहले ऑपरेशनल एक्टिविटी में से, फिर मिसलेनियस आइटम, उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो फिर तीनों को ऐड करके टोटल कैश जनरेट होता है मेरे बच्चों। टोटल कैश जनरेटेड में से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, तभी अपने को नेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम योर ऑपरेशनल एक्टिविटीज मिल जाएगा। देन फाइनेंस, सॉरी देन इन्वेस्टमेंट, आई एम सो सॉरी, देन इन्वेस्टमेंट और देन फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? सारे फिक्स्ड एसेट डाल दो रे बाबा, सारा इन्वेस्टमेंट डाल दो रे बाबा। एंड फाइनली वी विल कम टू अवर इन्वेस्टमेंट पार्ट। इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? अगर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिकॉर्डिंग करना है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हो गया आपका ऑपरेशन के बाद में फाइनली इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। अभी द लास्ट कैटेगरी विच इज फाइनेंस। फाइनेंस में क्या आ जाएगा? फाइनेंस में आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, एनी काइंड ऑफ बैंक लोन प्रोक्यूर्ड, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसके बाद में अगर हम लोग रिडीम कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है। फिर हमने देखा इंटरेस्ट और डिविडेंड का कैसे बाइफर्केशन होता है फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग के लिए। ये गोल्ड है मेरे बच्चों, लिख के ले लो आप लोग, वीडियो पॉज कीजिए, लिख के ले लीजिए, बिकॉज 95% मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एकदम स्ट्रॉन्ग हंच है कि एग्जाम में आने वाला है, और इस बार तो थियोरी का भरमार होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। सो वी हैव टू बी रेडी विद दैट। यस, अब बात करेंगे थोड़े एमसीक्यू का। एमसीक्यू कैसे आने वाले हैं सर? कौन से प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हैं? तो आपको डायरेक्ट मेथड में ये पूछ सकते हैं कि सर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स कैसा है, पेमेंट कितना रिसीव कर रहे हैं आप लोग, टोटल कैश जनरेटेड कितना है, एम्प्लॉय को कितना पे कर दिया, इसके बारे में एमसीक्यू छोटे छोटे आ सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं मेरे बच्चों। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर कौन है सर? जिससे पैसा लेना है। सर समझ में आया? इधर देखो ना, फॉर्मूला बाद में हम लोग, हाँ फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझो। सबसे पहले तो मेरे पास ओपनिंग डेटर्स में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 10 रुपया। अब पूरे साल भर में मेरे डेटर्स जनरेट हुए। हाँ सर कितने डेटर्स जनरेट हुए पूरे साल भर में? न्यू सेल के वजह से, न्यू क्रेडिट सेल के वजह से डेटर जनरेट हुए 50 रुपए। तो अभी टोटल कितना रहना चाहिए सर? 60। लेकिन मैंने जब झांक के देखा, अरे सिर्फ 10 रुपए के ही डेटर बचे लास्ट डेट पे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि क्लोजिंग बैलेंस जो है
वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए लेते। चलो ना थोड़ा इंटरेस्टिंग करते, 5 रुपए के डेटर बचे। ओहो सर, टोटल डेटर जनरेटेड इज 60 और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 5। तो पूरे साल भर में ऐसा क्या मैजिक हो गया रहेगा सर जिससे डेटर इतने कम हो गए? और बैड डेट दिया ही नहीं है सब में, कोई बैड डेट है ही नहीं। तो बाकी के पूरे 55 रुपए के डेटर्स ने अपने को कैश दे दिया बच्चों, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। ये था लॉजिक एक्सप्लेनेशन। अभी इसको फॉर्मूले में डाल दो ना मेरे दोस्तों। हाँ, क्या चाहिए इनको? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर कितना, कैश सेल्स क्रेडिट सेल कितना। कैश सेल में तो डेटर आएंगे नहीं बाबा, पैसा आएगा ना सीधा। क्रेडिट सेल कितना दे दिया सर? 50। ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? 10। 50 और 10 60। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना था? ये डी बैलेंस नहीं है बच्चों, क्लोजिंग। तो ये है 5 रुपया, इसको माइनस कर दो, कीजिए। 60 माइनस 5 55। ये था फॉर्मूला बेस्ड, वही तो अपने को आया है यहाँ पे 55। अब अगर इसको सर हमको लेजर समझाइए सर, वी वांट टू अंडरस्टैंड अ लेजर ऑन दिस। डेटर्स का लेजर। डेटर क्या है मेरे दोस्तों? डेटर्स अपने लिए एसेट है। एसेट शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट में ओपनिंग आएगा, क्रेडिट में क्लोजिंग आ जाएगा। हाँ, ओपनिंग कितना? 10 रुपया, क्रेडिट सेल कितना? 50 रुपया, टोटल हो गया 60 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस कितना? 5 रुपया। तो ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब मेरे साथ में इसको टैली करेंगे, 60 - 5 विल गेट अस 55। ये है आपका कलेक्शन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखो ना कितना सुपर ब्रिलियंट है, जब कंसेप्ट को हम लोग अनियन के जैसे पूरा खोल देते हैं बच्चों, एकदम कितना इजी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। चलिए, कैश पेड टू सप्लायर सेम रे बाबा, सेम। कैश पेड टू सप्लायर सेम है। सिर्फ कैश पेड टू सप्लायर में ना, अगर समझो कि अपने को बाउंसर क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने बोला कैश पेड टू सप्लायर ढूंढो, लेकिन अगर परचेज वर्चेज कुछ दिया ही नहीं, तो हम लोग परचेज को कैलकुलेट करेंगे। परचेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस क्लोजिंग। सर आपने उल्टा बोला। अरे बच्चों देखो ना, जानबूझ के आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ही पूरा रिवर्स दिया है। क्यों? हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ आता था जो हम लोग 11वीं से पढ़ रहे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू योर, बोलो बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, के कितना गुड्स बेचा गया है वो हमको मिल जाता है। सीओजी उसका फॉर्मूला। डायरेक्ट एक्सपेंस आ सकते हैं इसमें अगर आया तो, परचेज रिलेटेड खर्चे। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे मैंने इनवर्स कर दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, परचेज को ढूंढने के लिए बाकी के 3 कैटेगरी को एडजस्ट किया है। सीओजीएस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेट मी प्रूव दिस टू यू। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 100 रुपए का स्टॉक था। परचेज कितना किया? 500 का परचेज किया। क्लोजिंग कितना था? तो सिर्फ 10 रुपए का क्लोजिंग था। तो 590 रुपीज का यहाँ पे सीओजीएस मिल जाएगा। आइए जरा उस फॉर्मूले में इन फिगर्स को इनपुट करके चेक करते हैं मेरे दोस्तों। सीओजीएस कितना आ गया था सर? 590। क्लोजिंग कितना था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? सर 10 रुपया। ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सर 100। तो 590 प्लस 10 माइनस 100, 600 माइनस 100, 500। परचेजेस कितने का आ गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? 500। यहाँ पे भी कितना आया था? 500। हेंस प्रूव्ड, परचेजेस मिल गया। अरे खरीदारी मिल गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो खरीदारी में से क्रेडिटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने परचेजेस थे हमारे। देखो परचेजेस, परचेजेस कितने? 500 के। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? 100 रुपीज का था। तो टोटल क्रेडिटर 600 के रहने चाहिए थे, लेकिन 600 के लास्ट में बचे नहीं, लास्ट में सिर्फ 30 रुपए के क्रेडिटर बच गए। तो एक्चुअली कितने लोगों को पैसा दे दिया हमने? 600 रुपया पे करना चाहिए था, लास्ट में सिर्फ 30 ही बचा है। तो मतलब 570 रुपीज वी हैव ऑलरेडी पेड टू अवर क्रेडिटर्स मेरे बच्चों। सेम मैनर में पेमेंट टू एम्प्लॉय का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कैश पेड टू सप्लायर क्या किया, वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा, सिर्फ बस परचेजेस नहीं आने वाले मेरे बच्चों के। देखो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। पेमेंट टू एम्प्लॉय, कितना पैसा पे करना चाहिए था एम्प्लॉय? तो स्टार्टिंग में देखा तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट बचा था 10 रुपीज का, और पूरे साल का खर्चा
ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पूरे साल का खर्चा था 50 रुपीज, तो टोटल खर्चा 60 होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ तभी डेटा में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना आया? सिर्फ 2 रुपया आया, सिर्फ 2 रुपया। होना चाहिए था 60, आया सिर्फ 2 रुपया, मतलब 58 रुपीज का हमने पेमेंट कर दिया था मेरे बच्चों। दिस कैन बी सो सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। बराबर, ये एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू एम्प्लॉय। चलिए ना, हमारे फॉर ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग बनाया ना छोटा सा एमसीक्यू के रूप में, उसको हम लोग यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बाबा? वेजेस सैलरी का आउटस्टैंडिंग 10 रुपया पे करना बाकी था। इस साल का खर्चा कितना सर? 50 रुपया। क्लोजिंग में कितना बच गया सर? सिर्फ 2 रुपया ही बच गया। 10 + 50 60 -2 तो हो जाएगा 58। वही तो मैंने आपको पहले बोला था कि 58 रुपीज का पेमेंट है। हाँ, अरे बाबा कहाँ मार्कअप कर रहे सागर? ये रहा, क्लियर है दोस्तों? देखो इसके ऊपर ना अलग अलग प्रकार के अमाउंट वाले एमसीक्यू बन सकते हैं। कंसेप्ट यही होने वाला है। वंस यू अंडरस्टैंड द रूलिंग, उसके बाद में तो एमसीक्यू अंडरस्टैंडिंग बिकम्स एकदम इजी बच्चों, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एमसीक्यू अंडरस्टैंड करना। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये तो थे हमारे डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एमसीक्यूज के। इस प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि बाबा पेमेंट फॉर अ मशीनरी किधर आएगा? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर सुनिएगा ध्यान से, पेमेंट फॉर क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स कहाँ पे जाएगा? ऑपरेशन। क्रेडिटर ऑफ गुड्स है, गुड्स से रिलेटेड है। हाँ, इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पे? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में पैसा आ रहा है। ऐसे ऐसे एक्टिविटीज आपको बच्चों बाइफरकेट करने। अभी जो नेक्स्ट मेथोडोलॉजी चालू करने वाले हैं हम लोग, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। चलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। इफ आई एम सपोज टू गिव यू द डिफरेंस, जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तीन एक्टिविटी है, तीनों में भी ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट में भी तीन है, operations, investing, finance. Investing activity exactly the same, financing activity exactly the same. The only difference is an operational activity. यहाँ पे operational activity में हम लोग प्रॉफिट से कभी चालू ही नहीं करते। इधर कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बस दैट्स इट। हाँ, पहले नॉर्मल धंधे में से, फिर मिसलेनियस एक्टिविटी में से, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में से, फिर टैक्स माइनस करके और बात खत्म। बट इन इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी ऑपरेशनल एक्टिविटी कैलकुलेट करना इतना मस्त है, इतना अच्छा है मेरे बच्चों, दैट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवर बुक प्रॉफिट। इसमें से सर बुक प्रॉफिट में से स्टार्ट करना होता है अपने को, एंड वी हैव टू रीच टिल कैश प्रॉफिट। सर हाउ टू एनालाइज दिस और कैसे यहां तक पहुंचना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमेशा जब भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, वी विल ऑलवेज टेक नेट प्रॉफिट एज द बेस। हम लोग नेट प्रॉफिट एज द बेस लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये हम लोग बेस लेंगे। इसमें से सारा नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम लोग माइनस कर देंगे। सारा नॉन कैश आइटम एडजस्ट करो, सारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट कर दो, जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं निकाल दो यहां से। अगर समझो कि कोई नॉन कैश एक्सपेंस या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर एक्सपेंस में ऐड करके रखा है, जिसका वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, उसको फिर से ऐड बैक कर दो। अगर कोई इनकम डाल के रखा है तो उसको डिडक्ट कर दो। वेरी वेरी सिंपल एकदम। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली जो बुक प्रॉफिट होता है ना, उसको कैश प्रॉफिट पे लेके आ रहे हैं। अक्रूवल बेस्ड प्रॉफिट को कैश बेस्ड प्रॉफिट पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। सर ये सब स्टार्ट कैसे होता है? सिर्फ सिंपल सा मेथड, एक ही चीज याद रखना, ऑपरेशनल एक्टिविटी में चेंजेस है, बाकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम एज डायरेक्ट मेथड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम एज अवर डायरेक्ट मेथड, सिर्फ चेंज है अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी में। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सर कैसे स्टार्ट करना है ऑपरेशनल एक्टिविटी? इट विल ऑलवेज ऑलवेज मेरे बच्चों, एमसीक्यू तो इतना बड़ा आ नहीं सकता है, लेकिन अगर आ गया तो भी हम लोग रेडी है। देखो, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग बैलेंस में से आपका ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे तो करंट ईयर का आपको फायदा मिल जाएगा कि बाबा स्टार्टिंग में तो 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था सर? क्लोजिंग बैलेंस 600 हो गया, तो इस साल का कितना? 100 रुपीज। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है आपका, करंट ईयर नेट। इसमें अगर आपने ट्रांसफर टू रिजर्व या तो प्रपोज डिविडेंड या तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अगर कैलकुलेट करके रखा है, इन तीनों को ऐड बैक करो, क्योंकि ये खर्चे नहीं बच्चों। ट्रांसफर टू रिजर्व खर्चा नहीं, प्रपोज डिविडेंड
खर्चा नहीं, इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड सिर्फ आपने प्रपोज किया है। और लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन तो नॉन कैश आइटम है लेकिन प्रोविजन निकाल के रखा है। टैक्स जो आपने पे किया है दैट इज कॉल्ड एज टैक्स पेड। ये टैक्स का प्रोविजन क्रिएट किया इस साल में, इसको बोलते हैं टैक्स मेड बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी में दो अलग अलग पीरियड का डेटा दिया होता है, एक पिछले साल का एक इस साल का, दोनों डेटा को कंपेयर करके कैश फ्लो निकालना पड़ता है बच्चों। जो पिछले साल का टैक्स रहेगा, जो पिछले साल का डिविडेंड रहेगा वो पे ऑफ हुआ है, और जो करंट ईयर का डिविडेंड है जो प्रपोज किया, जो करंट ईयर का टैक्स है वो टैक्स मेड, डिविडेंड मेड। इसके लिए देखिए ना यहाँ पे क्लियर कट लिख के रखा है मेड, और जो पेड है उसको तो बाद में एडजस्ट करना है। टैक्स पेड को तो ऑपरेशनल एक्टिविटी के एंड में, और डिविडेंड तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चले जाएगा। एकदम सिंपल। अभी ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, इसको हम लोग एक लेजर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते। सर क्या फॉर्म है? ऑल्टरनेट फॉर्मूला। ऑल्टरनेट फॉर्मूला, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस जहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। फिर इस साल बाबा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना क्रिएट किया, इस साल का प्रपोज डिविडेंड कितना आया तेरा, और इस साल का डिविडेंड अगर कोई इंटरिम डिविडेंड, सुनिएगा डिविडेंड दो प्रकार के, अभी इस पे भी सुन लो। चलो आया है कंसेप्ट तो हम लोग कर लेंगे, रिवीजन है तो क्या हो गया, सब कुछ ही हम लोग कवर, पूरा ही कवर अप कर लेंगे। डिविडेंड जो है ना बच्चों, ये दो टाइप के, एक आपका हाँ फाइनल डिविडेंड, और एक आपका इंटरिम डिविडेंड। ये फाइनल डिविडेंड कैसा होता है बच्चों, पिछले साल का डिविडेंड इस साल में पे कर रहे हैं, पिछले साल में डिक्लेयर किया, ये साल में पे ऑफ कर रहे हैं हम लोग। और इंटरिम डिविडेंड जो है ना, ये तो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में ही पे कर रहे हैं। हाँ, करंट ईयर डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर ओनली, इसी साल में पे ऑफ कर दे रहे हैं हम लोग। इंटरिम डिविडेंड क्यों पे कर रहे थे बाबा, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, करंट ईयर का करंट ईयर में ही पे किया, तो है तो मेरे बच्चों ये भी अप्रोप्रिएशन डिविडेंड पे करना, तो इसको भी एडजस्ट करेंगे। प्रपोज डिविडेंड बोलो, इंटरिम डिविडेंड बोलो, दोनों को भी एडजस्ट करेंगे, एड बैक करेंगे, और ट्रांसफर टू रिजर्व को भी एड बैक करेंगे, एज इट इज नॉट एन एक्सपेंस, एज यू ऑलरेडी नो अप्रोप्रिएशन है मेरे बच्चों प्रॉफिट का। आप लोग कहां पे प्रॉफिट यूज करने वाले, सिर्फ यही बोलेंगे, जो बचेगा आपका वो होगा आपका एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दिया हुआ है, बराबर। अब इन सबको एडजस्ट करने के बाद में जो भी फाइनल बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही तो है वो फैक्टर जहां से सम स्टार्ट करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, हाँ सर। अब सारे नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करना चालू कर दो। सर कौन से नॉन कैश आइटम और कौन से नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे कि डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम, हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग आइटम। धंधा थोड़ी एसेट बेचना, धंधा है क्या इन्वेस्टमेंट बेचना, नहीं सर, नॉट अ बिजनेस, हटाओ यहां से। चलो लॉस रिकॉर्ड किया था एक्सपेंस में डाल के, अभी उसको एड बैक कर दो। चलो हाँ, यही अगर प्रॉफिट होता तो हमने प्रॉफिट में ऐड किया रहेगा, तो उसको लेस कर दो, डिडक्ट कर दो, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशनल एक्टिविटी। माइनस कर दिया, हाँ सर, डिडक्ट कर दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब जो आपको मिलेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट, बट दिस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट इज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के पहले का प्रॉफिट। सर वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, अरे बच्चों वही सेम, हाँ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अभी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में चेंजेस होगा तो वर्किंग कैपिटल में भी चेंजेस होगा, हाँ सर। तो वी हैव टू सी, वी हैव टू लुक एट द मूवमेंट्स ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। यस सर, इनको भी एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करना होता है सर, ये देखो, जितना भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है उसको ऐड कर देना है कैश फ्लोज में, जितना भी करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको ऐड कर देना है कैश फ्लो में। ये दोनों कैश का इनफ्लो डिनोट करते हैं। और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज एंड करंट एसेट इंक्रीज, रिवर्स नेगेटिव इफेक्ट, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपको मिलेगा टोटल कैश जनरेटेड, आपका पूरा कैश जनरेट हो गया। कैश जनरेटेड में से माइनस कर देने का टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया, और फाइनली जो हमारा नॉर्मल टैक्सेशन है वो माइनस कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ है तो ठीक है, तो एडजस्ट कर दो। जो फाइनल बचेगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब ये नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी जो है बच्चों, इसके बाद के दोनों एलिमेंट,
आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एवरीथिंग विल बी वन एंड द सेम लाइक द डायरेक्ट मेथड दैट वी स्पोक ऑफ। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आगे बात करेंगे। ये तो था अपना इनडायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन के बाबा नेट कैश में इंक्रीज डिक्रीज कैसे आ रहा है। जैसे डायरेक्ट मेथड में नेट कैश में इंक्रीज डिक्रीज आ गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेट कैश में इंक्रीज डिक्रीज आ गया। हाँ सर, इधर गया नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज, यस। अब दोनों का भी फाइनल सेम है, ये प्रूव करने के लिए देखिए ना, इसमें भी क्या ऐड किया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया तो क्या मिला, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। हाँ सर, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, यही सेम है, ये सेम रे बाबा जेरोक्स। तीनों एलिमेंट को ऐड कर दिया, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस। जो बचा है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कैश इंक्रीज डिक्रीज। उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देने का, अभी यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, जितने अकाउंट है सबका बैलेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। सेम एलिमेंट देखो यहाँ पे है, नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज, जिसको ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं। ऐड क्या किया देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलता है। ये है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। सिर्फ क्या डिफरेंस था मेरे बच्चों बताइए, चलिए डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। हमको हमेशा स्टार्ट करना है एनपीबीटी में से। हाँ सर, सर एनपीबीटी कैसा मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला, आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट लॉस। इसमें से क्या अपने को एडजस्ट करना है, तीन आइटम एडजस्ट करना है, याद रखना है अपने को। प्रपोज डिविडेंड हो गया, इसमें इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा। हाँ, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल क्रिएट किया है, और क्या ऐड हो जाएगा सर, अगर किसी रिजर्व विजर्व में कुछ भी ट्रांसफर किया है वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। जो मिलेगा आपको फाइनल आंसर वो होगा आपका एनपीबीटी। एनपीबीटी में सारा नॉन कैश आइटम एड लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एड लेस करना है, जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं। अरे ऑपरेशनल एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं, यहां से निकालो और जो एलिमेंट है उधर बताओ आप। हाँ, अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड है तो उधर एड लेस करो भाई, इधर नहीं, इधर से हटाओ। इधर अगर गलती से ऐड कर दिया था तो अभी माइनस करो, गलती से माइनस कर दिया था तो अभी ऐड बैक कर दो। ये कर दिया। हाँ सर, अब मिलेगा आपको क्या, हाँ कैश फ्लोस, हाँ और प्रॉफिट्स बिफोर WCC वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बराबर। वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे हो सकता है सर, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ा और करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो हम लोग वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे, मतलब कैश फ्लोज में ऐड हो जाएगा। डिडक्ट कभी होगा उल्टा, करंट लायबिलिटी कम हो गया और करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तब ये नेगेटिव है, मतलब ब्रैकेट्स में आ जाएगा। अब जो बचेगा ये होगा आपका कैश जनरेटेड, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेटल ऑफ करेंगे, ईओ आइटम। हाँ, टैक्स टूक्स भर देंगे, टैक्स पेड। इधर जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा, ये है टैक्स मेड। सर ये मेड और पेड एक बार बताओ ना, पूरा समय उठाएंगे ना बच्चों इस पे, कंसेप्चुअल, चिंता मत करो, एक एग्जांपल नहीं लूंगा। चलिए, टैक्स पेड मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। ये माइनस करके क्या बचेगा मेरे बच्चों, नेट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। इसमें ये ए पार्ट है, फिर बी पार्ट क्या आएगा, नेट कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट नेट कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐड करेंगे तीनों को तो अभी अपने को नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश मिल जाएगा, या तो इंक्रीज मिलेगा या तो डिक्रीज। हाँ सर, इसमें और क्या ऐड कर देना है बताइए डियर फ्रेंड्स, इसमें ऐड कर देना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया, फाइनली क्या मिलेगा, कैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस। कुछ था इसमें बिल्कुल भी, एकदम इजी है बच्चों, कैश फ्लो वेरी वेरी बेसिक स्टफ, बस कोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसका। ये था आपका इनडायरेक्ट का फॉर्मेट पूरा, और उसका मेथोडोलॉजी के कैसे फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिटिल लिटिल एग्जांपल्स जो मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखे हैं आपके लिए। यस बच्चों, सो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक क्या डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस हो गया था, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेशनल एक्टिविटी कैसे ढूंढना ये डिस्कस हो गया था।
हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से शुरू करना था हमको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एक बार आ गया, फिर हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करते थे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट करने के बाद में क्या मिल जाएगा? हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लेने तो कैश जनरेट मिल जाएगा फ्रॉम योर ऑपरेशंस। फिर सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं उसको एडजस्ट किया, और फाइनली टैक्स माइनस करके फिर क्या मिल गया अपने को? नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी मिल गया। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो एक एक्सेसिव आइटम है, एक्स्ट्रा आइटम है, जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर आने का चांस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके ऊपर एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है। कितने कंडीशन एमसीक्यू के आ सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ, चांसेस अच्छे खासे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट, और 2 साल का आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। पहला है 2019, दूसरा है 2020, मतलब ये ओपनिंग हो गया मेरे बच्चों, और ये क्लोजिंग डेटा हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स में जो पिछले साल का है 1 लाख रुपया, जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल में पे करना है। और जो करंट ईयर का आया है यहाँ पे 88,000 80,000 वट, उसको हम लोग टैक्स मेड बोलेंगे। ये करंट ईयर का प्रोविजन है, करंट ईयर प्रोविजन, ठीक है। ये इस साल का प्रोविजन है। और ये जो 10,000, 1 लाख नहीं, 10,000 रुपीज जो है ये टैक्स पेड है, ये पिछले साल का टैक्स पेड। ये तो हमारे कैश एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखेगा मेरे बच्चों। सर कहाँ पे जाएगा ये? हाँ, ये चले जाएगा मेरे दोस्तों आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी के एंड में, क्या आपने इतना टैक्स क्या किया, भरा है। और ये तो आपके प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर देना। क्यों सर? अरे सर ये सिर्फ प्रोविजन है ना, ये तो नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड बैक कर देना। अभी यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, इसके लिए हम लोग ये बोल पाए। लेकिन समझिए कि पिछले साल का प्रोविजन, अभी सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले साल का प्रोविजन फिर से 10,000 रखा है हमने, और इस साल का प्रोविजन 8,000 रुपया है। हाँ सर, समझ में आया हमको। तो इस साल का जो ये 10,000 का अमाउंट दिख रहा है, ये है आपका टैक्स पेड, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो तो। लेकिन नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, टैक्स पेड फॉर 2019 इज 11,000। हो, पिछले साल का प्रोविजन का अमाउंट कितना सर? 10,000। और पिछले साल के टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कितना सर? 11,000। प्रोविजन 10 का क्रिएट किया था, पेमेंट 11,000 करना पड़ गया। 1,000 रुपए का ज्यादा पेमेंट किया, जिसका शॉर्ट प्रोविजन इस साल में क्रिएट करना है। तो इस साल में ये 8,000 का प्रोविजन तो क्रिएट करना ही करना है, इसके साथ में 1,000 रुपए का जो प्रोविजन हमारा पिछले साल का पेंडिंग है, जिसको शॉर्ट प्रोविजन हम लोग बोलेंगे, वो भी तो क्रिएट करना है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका टैक्स मेड, जिसको हम लोग हमारे प्रॉफिट्स में फिर से ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग ऐड करके एनपीबीटी पे रीच करेंगे मेरे बच्चों। वी विल रीच एट अवर एनपीबीटी अमाउंट। वो हमारा एक माइलस्टोन है, जिसमें से नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम सब एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग टैक्स मेड। और जो टैक्स भरा है 11,000, 10,000 नहीं भरा, 11,000 विल बी कॉल्ड एज अवर टैक्स पेड, जिसको ऑपरेशनल एक्टिविटी में बताना है अपने को एंड में, बराबर के नहीं? डिडक्ट कर देना है, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट। थर्ड एडजस्टमेंट सेम, 10,000 का ही फिगर लिया, 8,000 का ही फिगर लिया। पिछले साल का प्रोविजन 10, इस साल का प्रोविजन 8। और नीचे दिया हुआ है टैक्स पेड फॉर 2019 9,000। अरे वाह रे वाह, प्रोविजन कितने का क्रिएट करके रखा था? 10,000 का पिछले साल। लेकिन लाइबिलिटी कितने का आ गया सर? सिर्फ 9,000 का ही लाइबिलिटी पे ऑफ किया हमने, उतना ही उतना मांगा गवर्नमेंट ने अपने से। तो पिछले साल में ही 1,000 का प्रोविजन ज्यादा क्रिएट हो गया था। वो जो प्रोविजन ज्यादा क्रिएट हो गया था बच्चों, वो इस साल के प्रोविजन से सेट ऑफ होना चाहिए। इस साल में क्रिएट तो 8,000 करने का था, लेकिन 1,000 रुपया कम कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का 1,000 रुपए का प्रोविजन पेंडिंग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है कि टैक्स मेड इन द करंट ईयर विल बी 8,000 माइनस 1,000 एंड द टैक्स पेड विल बी योर 9,000 रुपीज, जो अपने को एडजस्टमेंट में डायरेक्टली इन्होंने दे दिया। ये प्रोविजन फॉर टैक्स पे ना बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द टैक्स पेड। तो एकदम इजी कैलकुलेशन, एकदम इजी। सर इसको लेजर में करके बताइए ना सर, प्लीज प्लीज। अरे लीजिए ना मेरे बच्चों, आप प्लीज मत बोलिए। ये देखिए लेजर, छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स का, बराबर।
हर एक सम में ये काम में आ जाएगा आपको। सिंगल आंसर एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस, ये जो फॉर्मेट है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पिछले साल का जो बैलेंस है वो अपने लिए ओपनिंग हो जाएगा, प्रोविजन है तो बट ऑफ कोर्स क्रेडिट में बताएंगे 10,000, और यहाँ पे क्लोजिंग 8,000। हाँ सर, और नीचे दे दिया कि बाबा टैक्स पेड वाज 9,000। टैक्स पेड, तो टैक्स पेड डेबिट में आएगा, प्रोविजन में से कम हो जाएगा। हाँ सर, टैक्स पेड 9,000। अभी जरा टैली टूली मार लेंगे, देखिए कितना इजी, कितना इजी। मतलब यहाँ पे टोटल 9 और 8 17, 17 गैप 7,000 का। ये जो 7,000 का गैप है ना, ये है CYP। क्या सर? CYP मेरे बच्चों, करंट ईयर प्रोविजन। इस साल में एक्चुअली प्रोविजन कितने का क्रिएट होना चाहिए? तो इस साल में सिर्फ 7,000 का प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए। एक्सेसिव प्रोविजन है, कम कर दो, कम प्रोविजन है और प्रोविजन में ऐड कर दो। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू कैश बुक, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है मेरे बच्चों, इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके लिए इस टॉपिक के हम लोग 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रिजॉल्व कर देंगे। ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ में थियरी को इग्नोर नहीं करना है, थियरी भी पढ़ना है मेरे बच्चों। तो ये था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैंने आपको बताया सर। और एक एलिमेंट पे बात करना है, वो जो एलिमेंट है उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व किसी भी प्रकार का कैश आउटफ्लो नहीं दिखाता है ना बच्चों, वो एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में सिर्फ आपने ट्रांसफर कर दिया, इसके लिए उसको भी ऐड बैक कर देना। डिविडेंड के बारे में बात किया, 2 प्रकार के डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। दोनों ही डिविडेंड जो इस साल में प्रपोज किए वो तो प्रॉफिट्स में ऐड बैक हो जाएंगे, और जो डिविडेंड पे ऑफ किए वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग माइनस करके बता दें। डिविडेंड और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताएं। फाइनेंस नॉन फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग ने बहुत ही अच्छा पॉइंट देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे मेरे बच्चों हम लोग डिविडेंड के एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए ना, ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के अपने शेयर्स, एक है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस। इक्विटी का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, ये मालूम है सब। 2 प्रकार के डिविडेंड जो मैंने आपको बता दिए, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम डिविडेंड के बारे में मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, जो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे ऑफ हो गया, इसका 2 इम्पैक्ट आने वाला है। एक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो फिर क्या कर दो बाबा, प्रॉफिट में वापस एड बैक कर दो, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दो। सेम अप्लाइज फॉर फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो इस साल का है, हम लोग नेक्स्ट ईयर में पे ऑफ कर रहे हैं। तो जो प्रोविजन फॉर करंट ईयर है ना, आपने करंट ईयर के लिए जो प्रोविजन क्रिएट किया है उसको तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो क्योंकि नॉन कैश आइटम है। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड आपने इस साल पे किया, जो फाइनल डिविडेंड आपने इस साल पे किया उसको तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दो ना बाबा। क्लियर है? अब देखिए ना, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पिछले साल भी 5 लाख, इस साल भी 5 लाख, मतलब नो चेंज इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऐसा बोला है आपको क्वेश्चन में कि बाबा इक्विटी का डिविडेंड दिया, मतलब कंपल्सरीली प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड दिया। if the dividend of equity shareholder is paid, confirm 100% the dividend of the preference shareholders will also be paid हमेशा। लेकिन एक बात है फिक्स कि कंपल्शन कभी आएगा, जब इक्विटी को डिविडेंड दिया है। सेकंड, अगर प्रेफरेंस शेयर वाले क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स है तो उनको मिलेगा। अभी कुछ नहीं करना है, यही 5 लाख रुपए पे अपने को 10% डिविडेंड कैलकुलेट कर देना है। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में रहने दो नहीं रहने दो, अपने को तो कैलकुलेट कर देना है कि इतना डिविडेंड पे किया ही है। तो अगर आपको एमसीक्यू आ गया जिसमें आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चुपके से दे दिए, हाँ, और इक्विटी डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके बाद में ही आगे बढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर। इसके ऊपर तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया मेरे बच्चों, हमारा जो पीएनएल अकाउंट था इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, हमारा ओपनिंग दिया, हमारा क्लोजिंग दिया है, करंट ईयर के जितने भी डिडक्शंस हैं, 3 कैटेगरी डिडक्शन, एक टैक्सेशन, एक डिविडेंड और तीसरा है ट्रांसफर टू रिजर्व। इन तीनों को सेट ऑफ करने के बाद में जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी से हमारा इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट होता है। इसके बाद में नॉन कैश आइटम, उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसके बाद में क्या बचेगा, इसके बाद में बचेगा अपना प्रॉफिट बिफोर WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको मालूम है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐड करने का,
डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट डिडक्ट कर देने का। वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये आपके लिए। अब बात करेंगे टॉपिक के एक छोटे से हिस्से का, जो आपके मॉड्यूल में भी ऑलमोस्ट कुछ एक पेज जितना है। कैश फ्लो, फंड फ्लो पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है बच्चे, बट स्टिल कैश फ्लो और फंड फ्लो के बीच का डिफरेंस है। हाँ, कैश फ्लो जो है वो कैश जनरेशन बताता है, कहां से पैसा है कहां से गया, जबकि फंड फ्लो जो है ना मेरे बच्चों, एफिशिएंसी बताता है कि वर्किंग कैपिटल आपने कितना यूटिलाइज किया, कैसे यूटिलाइज किया, क्या आपने ठीक से यूटिलाइज किया है कि नहीं। कैश फ्लो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, फंड फ्लो आपको दिखाने का जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। कैश फ्लो जो है ना वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में काम में आता है, फंड फ्लो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में काम में आता है मेरे बच्चों। कैश फ्लो में पूरा का पूरा अक्रूवल बेसिस इग्नोर कर देते हैं, अगर किया भी है रिकॉर्ड पहले तो उसको हम लोग वापस से रीएडजस्ट कर देते हैं मेरे दोस्तों, जबकि फंड फ्लो में अक्रूवल बेसिस भी आता है। इसमें हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो फंड्स बताते हैं, फंड फ्लो में हम लोग सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बताते हैं बच्चों। ये पॉइंटर्स पे एमसीक्यू आ सकता है, जो पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार पूरा का पूरा कोलैज किया, जितने क्वेश्चंस आए उनमें से मैंने ये पॉइंटर्स बताया, कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन अगर इतना पढ़ेंगे और मॉड्यूल का वो पेज पढ़ेंगे, फंड फ्लो के लिए मोर देन इनफ है। कैश फ्लो तो पूरा इंडेप्थ देखा हम लोग। अभी हम लोग कैश फ्लो के ऊपर है ना बच्चों कुछ क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। दिस वाज द होल डैम टॉपिक रिगार्डिंग कैश फ्लोस। फिर फंड फ्लो भी देख लिया, अभी ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सम क्वेश्चंस ऑन अवर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। यस बच्चों, रेडी? चलिए, रिवीजन है तो क्या होगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस रिजॉल्व कर देंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ओपनिंग बैलेंस, क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। देखिए सबसे पहले तो ना मीनिंग समझना है अपने को। अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या है? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके डेटर्स इज 2,68,800, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस 2,97,600 एंड द टोटल क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर was 40,32,000. What is the cash received from our debtors under the direct method of cash flow statement? डायरेक्ट मेथड, मैंने आपको बोला था इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आइए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक छोटा सा डेटर का अकाउंट बना लेंगे, इसका वर्किंग जैसे बनाना है वैसे हम लोग कर सकते हैं बच्चों। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, बेनिफिट, ओपनिंग बैलेंस 268,800 डेबिट में, क्योंकि डेटर्स है बच्चों। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर, ओपनिंग बैलेंस 2,68,800 डेबिट साइड में आ जाएगा, बिकॉज एसेट्स शो डेबिट बैलेंस। 2,68,800 जी। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे 2,97,600 और दिया इस साल और डेटर बन गए क्रेडिट सेल के माध्यम से, विच इज 40,32,000। तो बताइए डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? सेल का एंट्री बता दो बच्चों, डेटर टू सेल। डेटर कहाँ पे है? जर्नल एंट्री में, डेबिट में। हम भी यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे? पोस्टिंग में, डेबिट में। क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल कितना? 40,32,000। चलिए ठीक है। तो अब और कोई इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द कैश रिसीव्ड? अच्छा, कैश रिसीव, डेटर्स के पास से पैसा आया तो एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक टू डेटर, मतलब जो भी एंट्री आने वाला है उसका पोस्टिंग क्रेडिट में होगा, कैश कलेक्टेड, बराबर। ये तो आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ कैश बैंक आएगा। हाँ बच्चों, तो कैश कितना कलेक्ट किया है? तो कुछ नहीं, सिंपल सा टैली कर देना है, 268,800 प्लस 40,32,000। जी हाँ, 43,800 हो गए, 43,800। 43,800 यहाँ पे भी आ जाएगा, वहां पे भी आ जाएगा, क्रेडिट साइड में भी डाल देंगे। आइए, ये डाल दिए यहाँ पे भी। हाँ सर, 43,800 माइनस 297,600 आंसर आ रहा है 40,03,200। यहाँ पे फिगर आ रहा है 40,03,200 मेरे दोस्तों, आपके सामने आपके साथ में सॉल्व कर दिया मैंने। तो अपना ऑप्शन है सी यहाँ पे, बराबर। इसके बाद में बात करेंगे, ये तो बच्चे लोग को बड़ा मजा आता है, आनंददायक क्वेश्चन है। ये कैटेगरी के क्वेश्चन आने का चांस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यस बोल सकते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करना हो तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्या दिया है? एनएस लिमिटेड हैड एन ईबीआईटी। अब ये ईबीआईटी बच्चे लोग को सताता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या है? ईबीआईटी इज इक्वल टू एन
NPBIT नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ कितना 5 लाख एंड हैड अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2 lakhs इन द लास्ट ईयर इफ द फर्म सब्जेक्ट टू एन एवरेज टैक्स रेट ऑफ 30%, अच्छा टैक्स रेट 30% है, ओहो, व्हाट वाज NS लिमिटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर द ईयर इफ यू नीड टू अज्यूम दैट द इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो ले लेना, मतलब इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं। तो मेरे बच्चों जो NPBIT है ना, यही आपका NPBT भी है। क्यों सर? अरे इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, क्या पे करूं? तो NPBT का फिगर कितना दे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख, हाँ सर, और इस पे टैक्स रेट भी दे दिया 30%। डेप्री माइनस डेप्री एड बैक कर, नॉन कैश आइटम बोल के डेप्री ऐड करके, और बाद में 7 लाख पे मत टैक्स निकाल लेना मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे एरर कर देते। 30% 5 लाख का निकलेगा ना। अरे आप लोग आपका पीएनएल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट याद करो ना, एनपीबीटी आ गया, लेस टी, फिर ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, एनपैट। तो इसमें हम लोग नॉन कैश आइटम एड बैक करेंगे, डेप्री का 2 लाख का, हाँ सर, यहाँ पे 7 लाख रुपए का कैश जनरेटेड हो जाएगा, कैश जनरेटेड 7 लाख लेस टैक्स, 5 लाख पे 30%, 150, 1,50,000 का टैक्स माइनस किया, इस पे कैलकुलेट करेंगे टैक्स, न कि 7 लाख पे, बचेगा कितना 550। ये है आपका मेरे बच्चों नेट कैश फ्लोस, नेट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज 5.5 लाख। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये क्या है, ई एंड कंपनी हैड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इक्वल टू 850 फॉर 2014 if its earning before interest and taxes was 1,000 while its tax bill was 300, what was E and company's depreciation expense for the year? देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे पूछ लिया ना, डर जाते हैं काफी सारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने अपने को कैश फ्लो के बारे में इंटीमेशन दे दिया, हाँ कैश फ्लो कितना बोला है, 850 बोल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, टेबल ही बना देंगे। अभी नेट कैश फ्लो दे दिया अपने को, नेट कैश फ्लो 850, हाँ सर, फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,000 रुपया, तो यहाँ पे ईबीआईटी बोल दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कितना 1,000 रुपया। देखते हैं वापस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ है कि नहीं, क्या है, चलो देखते हैं। एंड वाइल टैक्स बिल वाज 300, टैक्स बिल 300 है, तो टैक्स बिल तो हम लोग फाइनल यहाँ पे बताते हैं, लास्ट में माइनस करते हैं टैक्स, 300 रुपया माइनस किया हुआ है, ओके। कोई तो एलिमेंट में से 300 माइनस किया तो 850 बचा, वाह वाह। What was E and company depreciation expense? अच्छा depreciation expense कितना है ये बोला है, तो EBIT में हम लोग डेप्री ऐड करते हैं। अब मैं 1,000 रुपीज में ये x ऐड करूं तब जाके मुझको 1,000 प्लस x आ जावे, ये फिगर में से मैं 300 अगर माइनस करूं तब जाके 850 बचेगा। सो व्हाट इज द फिगर x मेरे बच्चों, यहाँ पे ये जो 1,000 प्लस x है ना, ये है आपका कैश जनरेटेड, बराबर ना। तो रिवर्स जाएंगे, 850 में 300 ऐड कर दीजिए, आपको इमीडिएटली आंसर आ जाएगा, इधर 1150 आंसर आना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे तो x कितना हो जाएगा, 150 आंसर आ जाएगा। तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 150। क्या किया हम लोग ने सर, रिवर्स गए हम लोग, उल्टा गए, जो लेस करना चाहिए वो ऐड, जो ऐड करना चाहिए वो लेस, बराबर के नहीं। तो यहाँ पे 150 आंसर होना चाहिए, यस 150 अपना आंसर है मेरे बच्चों। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन गिवन ईयर द कंपनी डिक्रीज्ड इट्स इन्वेंटरी बाय 2,50,000। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कैलकुलेशंस चलने लग जाते हैं हमारे ब्रेन में कि बाबा डिक्रीज इन द इन्वेंटरी बाय 2,50,000, कैसे इसको ऑपरेट करना है। कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बच्चों, इन्वेंट्री कम मतलब करंट एसेट कम हो रहा है, रे बाबा करंट एसेट माइनस हो रहा है, मतलब तो अपने को ऐड करना है, हाँ सर, मतलब कैश फ्लोज इंक्रीज, तो 2.5 लाख तो हमारा एडिशनल साइड है, प्लस हो जाएगा, कैश फ्लोज में ये फिगर ऐड होने वाला है। परचेज 3,50,000 वर्थ ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओहो हो 3.5 लाख रुपए से पैसा बाहर जा रहा है। देखिए ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही एनालिसिस कर लिया हमने। फिर दिया एंड टू का न्यू 5 लाख रुपीस का बैंक लोन, ये बैंक लोन लिया है बच्चों, पैसा आएगा अपने पास, 5 लाख आ रहा है। आगे दिया व्हाट इज द नेट चेंज ऑफ कंपनीज कैश एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। मेरे बच्चों बताइए क्या आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन जितने भी मेरे जेकेएससी के फ्रेंड्स हैं उन्होंने सॉल्व किए, जितने मेरे बाहर के फ्रेंड्स हैं
उनके लिए स्पेशली बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट के सारे बच्चों को इसका आंसर आएगा। सिर्फ ऐड लेस ऐड करना है। 2,50,000 प्लस 5,00,000 7,50,000 माइनस 350 कितना हो जाएगा बताओ। 4 लाख आना चाहिए। मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, भरोसा मैं नहीं करता हूँ किसी बच्चों। 4 लाख 7.5 लाख माइनस 3.5 लाख। यस 4 lakhs इज द कैश इनफ्लो मेरे बच्चों। कितने का पैसा अपना आ रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। 2.5 लाख से इन्वेंट्री कम हो गया, ऑपरेटिंग कैश बढ़ गया। बराबर 3.5 लाख रुपए का हमने एसेट खरीदा, उतना कैश कम हो गया। 5 लाख रुपए का लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश बढ़ गया। टोटल ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 4 लाख रुपीज आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट नेट कैश फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस, हाँ जी। कैश सेल्स 1 लाख, कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट 2 lakhs। कैश सेल तो पैसा आ रहा है भाई, प्लस कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट 2 लाख मतलब पैसा आ रहा है। कैश डिविडेंड 3,000 पैसा आ रहा है। डिविडेंड पेड 4,000 पैसा जा रहा है। रेंट पेड 5,000 पैसा जा रहा है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अरे अमोर्टाइजेशन नॉन कैश आइटम, इसके बारे में तो बातचीत भी नहीं करेंगे, कुछ लेना देना ही नहीं है। तो कर दो ना बच्चों, 1 लाख प्लस 2 lakhs, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3,000 माइनस 9,000 कितना बच रहा है। 3,03,000 माइनस 9,000 आंसर आ रहा है 2,94,000। इफ द कैलकुलेशंस आर करेक्ट द आंसर इज राइट। आपको सिर्फ थीसिस समझना है, यहाँ पे जितना पैसा आ रहा है वो ऐड, जितना पैसा जा रहा है वो लेस। ऐड लेस करेंगे, जो फिगर आएगा वो आपका नेट फाइनल बैलेंस ऑफ कैश होगा। 2,94,000 आ रहा है टोटल, तो भी एक बार कर लेता हूँ। 1 लाख प्लस 2 lakhs प्लस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 आंसर आ रहा है 294। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 294 का फिगर आ गया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूज ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट नेट कैश सेल। नेट कैश सेल मतलब पैसा आ रहा है बाबा, यहाँ पे नेट कैश कैलकुलेट करना है, मतलब फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है अपने को। क्या कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखो नेट कैश फाइनल अमाउंट, हाँ सर समझ में आ रहा है। कैश सेल्स 1 लाख, कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट 2 lakhs पैसा आ रहा है ये भी। डिविडेंड रिसीव 3,000 पैसा आ रहा है। डिविडेंड पेड 4,000 पैसा जा रहा है बच्चों। 5,000 रेंट पेड पैसा जा रहा है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 6,000 पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बोलो 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 बोलो। अरे ना आ रहा है ना जा रहा है, नॉन कैश आइटम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NCI, नॉन कैश आइटम हो गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। इसको छोड़ के बाकी सबको एडजस्ट कर लेंगे। 1 लाख प्लस 2 lakhs प्लस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 2,94,000 आ रहा है आंसर। 2,94,000 मार्कअप कर लेंगे एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू सॉल्व विथ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जितना जितना स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं दैट इज गुड, लेकिन इसके साथ में थियरी क्वेश्चन नहीं भूलना है। थियरी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर इसके लिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि हमने थियरी सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। क्या पूछ सकते हैं अपने को सर, तो क्या पूछ सकते हैं हर एक टॉपिक के जैसा यहाँ पे भी, व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू अस। सबसे पहला थियरी हो गया, क्वेश्चन पूरा थियरी पूछ सकते हैं। डिटरमाइन द सेगमेंट ऑफ द आइटम, मतलब सर क्या ये हमारा ऑपरेशन एक्टिविटी में जाएगा, क्या ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्या ये हमारा एलिमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पार्ट है ये, किस में जाएगा बताइए। तो दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेगमेंट। फिर पूछ सकते हैं कि कैश फ्लो कैलकुलेट करके बताओ, कोई भी एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करके बताओ। फंड फ्लो पे कोई एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस है, लेकिन रेयरली बच्चों इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दिस वाज द होल सिनॉप्सिस ऑफ द टॉपिक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव like this particular explanation what we've been providing you. We did everything to provide all the information which is necessary. सारा का सारा थियरी पूरे के पूरे टॉपिक का यहाँ पे कवर अप किया हम लोग ने। फिर भी अगर कोई भी डाउट डिफिकल्टी आता है बच्चों, वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क द डाउट्स कमेंट सेक्शन में। आप लोग लिखिए, जैसे ही पढ़ा जाएगा वैसे ही इंस्टेंटेनियसली आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। टिल देन बच्चा पार्टी, दिस प्रोफेसर सागर वाघेला फ्रॉम जेके क्लासेस साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।